हाँ जी बच्चे, गुड मॉर्निंग। चलो शुरू किया जाए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, चलिए। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सर क्या होता है, कैसे देखें इसको? देखो भाई, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ये एक सोर्स ऑफ लाइट, क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट एमिट कर रहा है। क्या कर रहा है? लाइट एमिट कर रहा है। तो जब लाइट एमिट करता है तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होता है और जो मैग्नेटिक लाइंस होता है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और लाइट जो प्रोपगेट करता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपगेट करता है। कुछ अगर हम आपको समझाने के लिए अगर हम लें, थोड़ा सा एक मिनट यही लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग देखें तो ये एक्सिस है वो कौन सा? एक्स। और ये कौन सा? वाई। और ये जेड। तो आपका जो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है, ये वाला है ना, ब्लू वाला, हाँ, ये येलो वाला इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, ऐसे। और जो मैग्नेटिक लाइंस है वो एक्स जेड प्लेन में है। पक्का? लाइट ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है, ऐसे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसके सामने अगर एक पोलराइजर रखता हूं, पोलराइजर, पोलराइजर या पोलराइड, आपने सुना होगा पोलराइड ग्लासेस। वो करता क्या है पोलराइड ग्लासेस? वो एक 3D लाइट को 2D लाइट में कन्वर्ट कर देता है। पोलराइड ग्लासेस क्या करता है? अगर आपको एकदम बिल्कुल बेसिक लहजे में समझाएं तो अगर हम एक पोलराइड रखेंगे तो उसको आप ऐसे समझो, ऐसे समझने के लिए कि आपने लकड़ी का एक तख्ता लिया, लकड़ी का एक, और उसमें मान लो एक वर्टिकल लाइन छेद के रूप में है। अगर अब इस तरह की दो चीजें हैं तो ये जो वर्टिकली जो प्लेन जो है ये इसमें जो प्रोपगेशन है वो तो पास कर जाएगा उस छेद से, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो पोलराइड भी यही काम करता है, एक प्लेन को पास होने देता है और बाकी सारे प्लेन को ब्लॉक कर देता है। जो 3D में था अब वो लाइट क्या हो गया? एक प्लेन में हो गया। यही किसका काम है? पोलराइजर का या पोलराइड। तो अगर आपको ये बात समझ में आई, हाँ ठीक है, यहां ठीक। तो अब इसको वैसे लेते हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट, ये जो लाइट एमिट कर रहा था, तो जो कई डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन था, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से, जैसे ये पास किया एक प्रिज्म से, इसका नाम है निकोल प्रिज्म। ध्यान से सुनेंगे, निकोल प्रिज्म। ये जो निकोल प्रिज्म जो होता है वो कैल्साइट नाम के पत्थर से बना होता है। इस कैल्साइट में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती
ये निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म ये एक पोलराइड की तरह से बिहेव करता है। तो जैसे ही लाइट इससे पास करता है तो अब लाइट सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करते रहते, सिर्फ एक डायरेक्शन, बाकी सब क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। लाइट ऐसे प्रोपगेट कर रहा है और पार्टिकल्स उसके ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, एक प्लेन, बोलो ना। इसी लाइट को अब जो बन गया हम लोग बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया? हालांकि अपनी केमिस्ट्री यहां से शुरू होती है, हमको इसके पीछे की कहानी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों को समझाने के लिए हमने आपको यह बताया कि क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब लाइट सिर्फ उसकी पोलराइजेशन एक प्लेन में लिमिटेड हो जाए तो ऐसे लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। पक्का समझ में आया? अब लाइट जो है सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। अब ये जो लाइट है पीपीएल, हमको इससे काम है। हमारी कहानी शुरू कहां से होती है? पीपीएल से। पीपीएल एक प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां ए, बी और सी तीन कंपाउंड लेके आए, ए, बी और ये तीनों एक दूसरे के तीसरे के आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अपनी मर्जी, एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, हमारी इच्छा चलेगी। हम ऐसे तीन कंपाउंड लेके आए हैं जो तीनों एक दूसरे तीसरे के क्या है, मतलब मोलेकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला है सेम, स्पेस में ओरिएंटेशन में अंतर। पक्का? ठीक है। अब सुनो, हमने एक कंटेनर में ए रखा, दूसरे कंटेनर में बी रखा और तीसरे कंटेनर में हमने सी रखा, और हम इन तीनों को पास कर रहे हैं किससे? पीपीएल से। कौन पास कर रहा है भाई? ए से भी पास कर रहा है ऐसा लाइट, बी से भी और सी से। ये पीपीएल है, ए से गुजर रहा है, बी से गुजर रहा है और सी से गुजर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? हमने जानबूझ के तीन ऐसे कंपाउंड लिए, जानबूझ के, जिससे तीन डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स आ सके। ये लाइन नहीं समझ में आया, समझाता हूं। जैसे मान लो कोई 12th बोर्ड का एग्जाम दिया। अब 12th बोर्ड में नतीजे अगर देखें तो तीन तरह के आ सकते हैं। या तो बच्चा पास कर सकता है, या फेल हो सकता है, या कुछ बच्चों का, बहुत कम बच्चों का ऐसा भी होता है कि रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है, कुछ क्लियर नहीं रहा, उनका रोल नंबर ढंग से नहीं भरा या कॉपी मिस हो गया, तो ऐसा भी कुछ रिजल्ट होता है जो पेंडिंग में चल रहा है। पास, फेल और पेंडिंग। हम अपने एक्सपेरिमेंट में जानबूझ करके तीन ऐसे बच्चों को चुन रहे हैं जो तीन अलग अलग आउटकम वाले हैं। मतलब एक पास वाला ले लिया, एक फेल वाला ले लिया और एक पेंडिंग वाला। इससे अलग आउटकम नहीं ना आ सकता है भाई। तो यहां भी हम तीन ऐसे कंपाउंड लिए हैं ए बी सी, जानबूझ के, जो पहले तो दोनों तीनों एक दूसरे तीसरे के क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स, और फिर वो दोनों तीनों एक दूसरे तीसरे के ऐसे कनेक्टेड है कि तीनों में आउटकम्स अलग आ रहे हैं। जब पीपीएल पास हो रहा है तो डिफरेंट आउटकम आ रहा है। कैसे? अब आउटकम क्या क्या हो सकता है, थोड़ा समझ ले अच्छे से। एक में क्या हुआ कि जैसे ये पीपीएल पास किया ए से, तो सर देखा जाए तो सर हुआ क्या, ये जो
परपेंडिकुलर था ऐसे, ये परपेंडिकुलर न रह करके अब ये थोड़ा शिफ्ट करेंगे इस डायरेक्शन विथ एंगल थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, ए से जैसे पास किया पीपीएल तो क्या कर गया, ये इसका प्लेन रोटेट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरे केस में क्या हुआ बच्चे, जब ये बी से पास हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गया। और तीसरा केस में क्या हमने देखा कि जब पास किया तो वो रोटेट ही नहीं किया जैसा था वैसा। ये तीनों अलग अलग आउटकम है कि नहीं। अच्छा, इस तीन के अलावा कोई और आउटकम हो सकता है क्या? अरे या तो इधर घूमेगा, नहीं तो इधर घूमेगा, नहीं तो घूमेगा ही नहीं। हम जानबूझ के तीन ऐसे कंपाउंड लाए कि एक से वो हो जाए, दूसरे से ये हो जाए, तीसरे से हो जाए। बोलो हाँ या ना। अब सुनो, सुनना ध्यान से। अगर ऐसा केस है तो किताब कहता है ए और बी को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहता है। अब ये लाइन आपको आज के बाद बराबर सुनने को मिलेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आप थोड़ा पढ़े होंगे तो आपने सुना भी होगा। सर ये ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? सिंपल एक वर्ड होता है ऑप्टिकली एक्टिव, इसका एक ही मतलब होता है, दूसरा कोई मतलब नहीं होता है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब वो कंपाउंड जिसमें क्षमता है कि वो पीपीएल की प्लेन को रोटेट कर सके। दैट कंपाउंड which can rotate the plane of PPL। वो कंपाउंड जो पीपीएल की प्लेन को, वो क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। और वो कंपाउंड जो पीपीएल की प्लेन को रोटेट ना कर सके, हाँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये किसको बोलते हैं सर? दैट कंपाउंड विच कैन नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ, जो पीपीएल की प्लेन को रोटेट कर सके वो ऑप्टिकली एक्टिव, जो पीपीएल की प्लेन को रोटेट नहीं कर सके वो ऑप्टिकली। अब सुनो 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 सुनो, किताब लिखता है, आप बोलिएगा आपको लाइन समझ में आया कि नहीं, क्योंकि नहीं आप बोलिएगा सोच के, नहीं तो हम तुरंत पूछ देंगे हम। किताब लिखता है ए एंड बी आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ऊपर तो आप आइसोमर लेके आए, आप बता ही रहे हो। अरे स्टीरियो आइसोमर्स था ना, तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहा होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहा होगा, स्पेस में ओरिएंटेशन में। ए और बी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स है। किताब लिखता है सी इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर ऑफ ए और बी। सी ए और बी का ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ? सर उसका ये आइसोमर है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि इसने पीपीएल की प्लेन को रोटेट नहीं किया। ये दोनों लाइन समझ में आ रहा है। पर फिर जब बात ऐसी कही जाती है, सुनिएगा ये लाइन, ए एंड सी, सॉरी ए एंड बी are optical isomers of each other. A and B are optical isomers of each other. सही है? ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स था ना, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, चलो सर कुछ रह गया होगा, एक्टिव है तो बोल दिया।
किताब लिख रहा है C is also an optical isomer of A और B। नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। C is an optical isomer of A और B। क्या ये बात समझ में आ पा रही है क्या? नहीं आ रही है। यही मकसद है, इतना देर से इसी लाइन को समझाने के लिए मैं सारे ड्रामे कर रहा हूं। अब सुनिए ध्यान से। मैं केमिस्ट्री से एक पल के लिए साइड होता हूं और मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिसका लिंक यहां से, ठीक है। अपनी कहानी में 3 पात्र हैं। 3 पात्र हैं या कह लीजिए 3 छात्र हैं। कहानी के वो 3 पात्र जो है वो 3 छात्र हैं। एक जो बच्चा है छात्र, वो 100 नंबर के पेपर में 95 नंबर लाता है। दूसरा छात्र 100 में 5 नंबर लाता है। उसके पिताजी ने कहा क्यों 5 आए? ऐसे मजाकिया लहजे में मैं बोल रहा हूं। तो उसने बोला 95 तो दूसरा लेके चला गया, मेरे लिए तो इतना ही बचा था, मैं क्या करता। तो खैर मजाकिया बात हो गया। एक 100 में कितना लेके आ रहा है? 95। दूसरा 100 में। और तीसरा छात्र ऐसा है, नहीं 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 नहीं, वो अपने घर में लोगों को बोल दिया है कि आप मुझे छात्र नहीं कह सकते, मुझे छात्र कहलाने से चिढ़ है और मेरे सामने किताब कॉपी की बात मत करिएगा। जब उसके पास कोई किताब कॉपी रखता है तो जाके नदी में जाकर डाल देता है। अरे बाप रे, कैसा कैसा है भाई। क्या हुआ? तो 3 लोग हैं, समझ गए। अब मैं आपसे देखो एग्जाम्पल तो लिया है थोड़ा हंसने वाला, पर अब आप बोलेंगे। अच्छा मैं पूछ रहा हूं, सोच के बोलिएगा। क्या पहले और दूसरे में को मैं पढ़ाई एक्टिव बोल सकता हूं? पहला 100 में 95 नंबर ला रहा है, दूसरा 100 में 5 नंबर ला रहा है। क्या मैं इन दोनों को पढ़ाई एक्टिव बोल सकता हूं? क्या मैं तीसरे को, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बड़ा अजीब टाइप का वर्ड है, लेकिन यहां समझाने के लिए मैं ऐसे ले रहा हूं, क्या मैं तीसरे को पढ़ाई इनएक्टिव बोल सकता हूं? ठीक है सर। अब सुनिएगा ये लाइन। अगर मैं ये बोलूं कि पहले और दूसरे में पढ़ाई के आधार पर फर्क है क्या? क्या फर्क है? एक अच्छा पढ़ता है, एक अच्छा नहीं पढ़ता। एक 100 में 95 ला रहा है, एक 100 में। पढ़ाई के आधार पर फर्क है। क्या पढ़ाई के आधार पर पहले और तीसरे में कोई फर्क है ना यार? पहला पढ़ता है और तीसरा नहीं पढ़ता, यह भी तो फर्क होता है। नहीं फर्क है? पहला पढ़ता है, तीसरा नहीं पढ़ता है, यह पढ़ाई के आधार पर फर्क नहीं है। तो अब समझ जाओ, ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर है, क्योंकि इन दोनों के ऑप्टिकल नेचर में फर्क है। ये पीपीएल की प्लेन को रोटेट करता है, जबकि ये पीपीएल की प्लेन को रोटेट नहीं। यानी कि अच्छा, इन दोनों को ऑप्टिकल आइसोमर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऑप्टिकल नेचर में यहां भी फर्क है। कैसे फर्क है? दोनों रोटेट कर रहा है। फर्क ये है, एक क्लॉकवाइज कर रहा है, दूसरा। इन दोनों में क्या फर्क है? ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, फर्क यहां भी है। ये एक्टिव है और ये बहुत बड़ी और सुंदर और कंफ्यूज जहां बच्चे होते हैं वो पॉइंट बता रहा हूं। क्या आज हम लोग अभी लास्ट क्लास में हम लोग जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की गिनती कर रहे थे, ऐसे सवाल आते हैं ना, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, नहीं है? तो अगर कभी ऑप्टिकल आइसोमर्स गिनने आया तो ये भी गिना जाएगा, भले ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आज सीखिए, ये बात सिखा रहा हूं इतने देर से यही बात सिखा रहा हूं आपको। कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हुए भी ऑप्टिकल आइसोमर की गिनती में गिना जाएगा, बशर्ते, लेकिन कंडीशन है वहां, उसका कोई भाई बंधु ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव होता, ये भी इनएक्टिव होता। अब बोलते देखो भाई, इन दोनों के ऑप्टिकल नेचर में फर्क है। अब क्या फर्क है भाई? ना ये रोटेट कर रहा है, ना वो रोटेट कर रहा है, ना वो रोटेट कर रहा है। ऑप्टिकल नेचर में कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो यानी कि
अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसको ऑप्टिकल आइसोमर में गिने वो कि नहीं गिनेंगे सर। और अगर कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव है तब भी उसको ऑप्टिकल आइसोमर में गिनेंगे। कब? जब उसका कोई स्टीरियो आइसोमर संभव हो जो ऑप्टिकली एक्टिव। मैंने बोला एन ऑप्टिकली inactive compound can also be counted as an optical isomer provided any of its isomer is optically active. Any of its isomer is optically active. कितना क्लियर है? नहीं आया? क्या पढ़ा है बताओ? अगर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर गिनने को बोले तो उसमें इनएक्टिव वाला गिनोगे कि नहीं? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर गिनने को बोले दो क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स है, तो उसमें तो जो एक्टिव है उसी को गिनोगे ना। पर अगर बोल रहा है ऑप्टिकल आइसोमर गिनना, ऑप्टिकल आइसोमर, तो ऑप्टिकली एक्टिव भी गिनेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी गिनेंगे। ध्यान रहे ऑप्टिकली इनएक्टिव का कोई आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। एनी ऑफ इट्स बात समझ में आया? ठीक है सर। यहां इसके बाद अगली बात, सर कोई कंपाउंड क्यों पीपीएल की प्लेन को रोटेट करता है या रोटेट नहीं करता है, ये हमें नहीं पढ़ना। यहां जो आप बोल रहे हो क्यों, कारण क्यों, कॉज इसके पीछे फिजिक्स, वो फिजिक्स के सर बताएंगे। पोलराइजेशन आपको कुछ क्या पढ़ा, कुछ पढ़ाइएगा सर, आपकी खाली फिजिक्स के नाम पर छोड़ दीजिएगा। देखो दो वर्ड है, एक है कॉज और दूसरा होता है कंडीशन। लगता दोनों एक जैसे हैं पर दोनों वर्डों में अंतर है। कॉज कारण फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, पर कंडीशन ये हमें पढ़ना है। कंडीशन मतलब सर कोई कंपाउंड मिलेगा ना तो हम कैसे बताएंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, या कैसे देख के बताएंगे कि एक्टिव है या इनएक्टिव? उस कंपाउंड में क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे हम बता पाए कि ये एक्टिव है या? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग चलेंगे कंडीशंस फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। एक कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो सुनिए जरा, दो कंडीशंस हैं। ए कंपाउंड शुड बी आइदर एसिमेट्रिक और डाइसिमेट्रिक और काइरल, और दूसरा है
हाँ जी, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, इसके लिए क्या कंडीशन। तो सर ने जो लिखाया है वो सुनिए। एक कंपाउंड को या तो एसिमेट्रिक होना चाहिए, या डाइसिमेट्रिक होना चाहिए, या कायरल होना चाहिए कंपाउंड। अच्छा, इसके बाद और करके है, और का मतलब समझते हैं, या तो ये फॉलो हो जाए या ये फॉलो हो, दोनों का जरूरी नहीं है, क्योंकि एक फॉलो होगा तो दूसरा अपने आप फॉलो हो जाएगा। कोई भी एक देख लीजिए, काम बन जाएगा आपका। एक कंपाउंड शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर इट्स मिरर इमेज। सब एक एक करके समझाया जाएगा आपको। ये दो कंडीशन है। अभी सबसे पहले चलते हैं, सर एसिमेट्रिक डाइसिमेट्रिक क्या कह रहे हैं, तो सुनिए भाई। सिमेट्री के 16 नजरिए होते हैं, 16 पायदान होते हैं। सिमेट्री अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, ये मैथ्स का टर्म है, अगर आप बैचलर्स में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा सिमेट्री के 16 एलिमेंट्स होते हैं, 16 तरह का होता है, जिसमें हम लोग 4 तरह की सिमेट्री की बात करेंगे। एक को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीओएस। दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सीओएस। तीसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एओएस। और चौथा है अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एएओएस। प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री सीओएस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एओएस, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री एएओएस। चलेगा? अगर किसी कंपाउंड में ये चारों सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट हो, एब्सेंट चारों, तो ऐसे कंपाउंड को एसिमेट्रिक कहा जाता है। नहीं आया? आ गया? चारों एब्सेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? अगर किसी कंपाउंड में प्लेन, सेंटर और लास्ट वाला अल्टरनेटिव एक्सिस, पहला, दूसरा और चौथा, अगर ये तीनों एब्सेंट तो उसको बोलते हैं डाइसिमेट्रिक। मतलब डाइसिमेट्रिक कहलाने के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। तीसरा वाला वो कुछ भी चलेगा। डाइसिमेट्रिक के लिए एब्सेंट कौन कौन होना चाहिए? प्लेन, सेंटर और अल्टरनेटिव एक्सिस, ये तीनों का एब्सेंट होना अनिवार्य है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, उससे डाइसिमेट्रिक नेचर पर प्रभाव नहीं पड़ता। सर आपने क्या बोला? आपने बोला ए कंपाउंड will be called asymmetric. A compound will be called asymmetric if plane of symmetry, जिसको हम लोग बोलते हैं पीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं सीओएस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको बोलते हैं एओएस, और अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको बोलते हैं एएओएस। ये चारों ऑल मस्ट बी क्या? अगर ऐसा हुआ तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिक। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर एक कंपाउंड को डाइसिमेट्रिक होना है, ए कंपाउंड विल बी called
डाइसिमेट्रिक if POS, COS and AAOS are absent. सर ने बोला प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ axis of symmetry AOS does not influence हाँ does not influence the disymmetric nature. Does not influence the disymmetric nature. Disymmetric nature को influence नहीं करता है. अभी आते हैं, देखते हैं. तुम्हारा डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो. ठीक है. अगर मैं तुमसे पूछूं जितना पढ़ाया उसके आधार पे तुम बताओ ये स्टेटमेंट सही है गलत. ऑल एसिमेट्रिक कंपाउंड्स आर डाइसिमेट्रिक. ऑल एसिमेट्रिक कंपाउंड्स आर डाइसिमेट्रिक. अच्छा ये बताओ, मैंने बोला सुनो जरा, सुनो पीओएस एब्सेंट, सीओएस एब्सेंट, एओएस एब्सेंट और एएओएस एब्सेंट है, तो इसको क्या बोलोगे? चारों एब्सेंट है, क्या बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अच्छी बात है. अच्छा ये बताओ, POS absent, COS absent, AOS present है और AAOS absent है, इसको क्या बोलोगे? गलत बोल रहे हो. हम इस दोनों को बोलेंगे डाइसिमेट्रिक. बोले तो यार एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट भी चलेगा, यानी कि all asymmetric compounds are disymmetric in nature. Asymmetric disymmetric का एक सबसेट. नहीं आया समझ? है एब्सेंट. तुम समझ नहीं रहे हो. देखो एओएस एब्सेंट हो तब भी उसको डाइसिमेट्रिक बोल सकते हैं. ये सारा भी डाइसिमेट्रिक है. मैंने बोला एक्सिस ऑफ सिमेट्री डाइसिमेट्रिक में प्रेजेंट भी चलेगा और एब्सेंट भी. जिसको तुम एसिमेट्रिक बोल रहे हो वो भी डाइसिमेट्रिक है, उसके अलावा ये भी डाइसिमेट्रिक. कहां कंफ्यूजन? बिल्कुल बोल सकते हैं ऑल एसिमेट्रिक कंपाउंड्स are disymmetric in nature. True. अगर मैं बोलूं all disymmetric compounds are asymmetric in nature. क्यों भाई? अभी डाइसिमेट्रिक में तो सर ये दोनों आ रहा है. अब ये वाला आप डाइसिमेट्रिक है पर इसको थोड़े ना एसिमेट्रिक बोल देंगे. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? समझ तो तुम्हें आ रहा है? समझ तो तुम्हें आ रहा है? पक्का?
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पता चल जाएगा, पता चल जाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मुझे ये बताओ, हाँ हाँ, अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे ऑप्टिकली एक्टिव देखना है तो मेरे लिए आसान क्या होगा, एसिमेट्रिक देखना कि डायसिमेट्रिक देखना? अगर हमें ऑप्टिकली एक्टिव देखना है, पता करना है, तो हमारे लिए आसान देखना क्या होगा, एसिमेट्रिक कि डायसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक ना। फिर कंफ्यूज हो रहा है सब, कोई कुछ कुछ बोल रहा है। अगर हमें ऑप्टिकली एक्टिव देखना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, आसान क्या होगा हमारे लिए, एसिमेट्रिक कि डायसिमेट्रिक? अरे बेवकूफ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम काहे देखने जाएंगे? डायसिमेट्रिक के लिए हमें एक्सिस देखने की आवश्यकता नहीं है, वो चाहे प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, दोनों ही केस में कंपाउंड डायसिमेट्रिक हो सकता है। एसिमेट्रिक देखने के लिए हमको चारों चेक करना पड़ेगा, चारों देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये एब्सेंट है। डायसिमेट्रिक में तीन भी देख लेंगे, प्लेन, सेंटर और अल्टरनेटिव, हमारा हो जाएगा। हमको एक्सिस को चेक करने की आवश्यकता, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, दोनों ही केस में डायसिमेट्रिक है। अरे बोलो आ रहा है कि नहीं यार? देखना आसान कौन है? ठीक है, अगर देखना आसान है और ऊपर में लिखा है ऑप्टिकली एक्टिव, तो आज का मास्टर लाइन जाते हुए फाइनल लाइन, किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव देखना है तो जो आसान काम है वो किया जाए, देखा जाए क्या, यानी कि प्लेन ऑफ सेंटर, प्लेन देखा जाए, सिमेट्री का सेंटर देखा जाए और अल्टरनेटिव एक्सिस देखा जाए। तो जाते जाते आज लाइन जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, ये तीनों एब्सेंट, तो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि वो कंपाउंड होगा डायसिमेट्रिक। अगर इन तीनों में कोई भी एक भी प्रेजेंट हो गया तो वो कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि वो डायसिमेट्रिक भी नहीं होगा, एक भी प्रेजेंट हो जाए। ये अगर सही है तो ये सही है, वो फेल हो गया तो ये भी फेल हो जाएगा। ये तो आगे देखेंगे क्या आया समझ में। फाइनली क्या लाइन हुआ? फाइनली आपने बोला आज, फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, POS, COS and AAOS, all three must be absent. ये तीनों एब्सेंट होना चाहिए। If anyone or more out of these three are present, compound will become ऑप्टिकली क्या, इनएक्टिव। ध्यान रहे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री does not influence the optical activity or inactivity of the compound। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग कहानी यहीं से शुरू करेंगे। भाई POS क्या होता है, COS क्या होता है, कैसे देखते हैं, एक्टिव यह है या